दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में बता रहे हैं जो हमारे परीक्षा से संबंधित हैं, यानी जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो आज की हमारी मिनिस्ट्री होगी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की प्रमुख योजनाएं, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय आज का हमारा मंत्रालय होगा। इसकी हम प्रमुख योजनाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रमुख योजनाएं होंगी उड़ान और डीजी यात्रा और कृषि उड़ान। 3 योजनाओं के बारे में आज हमारा डिस्कशन होगा। तो शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की एक मोटिवेशनल कोट के साथ। देखिए कितनी शानदार बात कही गई है। सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपने गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चलें और आगे बढ़ें। यानी हम अपनी गलतियों से सीखें, अपनी गलतियों से तो सीखें ही, लेकिन दूसरे की गलतियों से भी सीखना पड़ेगा हमको, क्योंकि सारी गलती अगर हम अपने ऊपर ही करते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट पे ही अपने जीवन को लगा देंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो गलतियों से सीखना है हमको, अपनों के साथ, अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखना है। ठीक है। तो जैसा पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नमस्ते पोर्टल आयुष मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये आयुष मंत्रालय के अधीन ही कार्य करता है। राष्ट्रीय आयुष मिशन एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नहीं, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें पूछा गया था गलत कथन का चयन करना है, तो पहला कथन गलत नहीं है, दूसरा कथन ही गलत है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है, बहुतों ने गलत भी दिया है। ठीक है ना। लेकिन बहुत कम आंसर आए हैं इस क्वेश्चन के, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने कुछ नाम भी डिस्प्ले किए थे जिन्होंने थोड़ी गलतियां कर दी थी, जिन्होंने आते हुए भी गलत हो गया था। उन स्टूडेंट्स ने तो आंसर दिया ही नहीं है। गलत बात है, आंसर सबको करना है। ठीक है। ऐसे गलतियां कर करके ही तो हम लोग सीखेंगे ना। तो आज की जो मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से हिंदी में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये जो विमान होते हैं हमारे उनसे रिलेटेड होती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हाँ एक पॉइंट है इसमें जानने लायक। देखिए आप इसको जान सकते हैं, कभी उसमें ऑप्शन में दे दिया जाए क्या ये रेलवे सेफ्टी को भी कमीशन करती है ये मंत्रालय, तो ज़्यादातर लोग गलत ही कर देंगे और कोई गैस तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि कहाँ सिविल एविएशन की बात चल रही है और रेलवे सेफ्टी की बात चल रही है। तो देखिए कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, इसको भी याद रखना है। अगर कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में आ जाता है, कहीं पे भी पूछ लिया जाता है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो पहली आज के लेक्चर की पहली हमारी योजना होगी उड़ान, जिसे उड़े देश का आम नागरिक नाम से भी जानते हैं। जैसा हमारा फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम योजना का स्वरूप देखते हैं। ये सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, यानी 100% इसका जो वित्त पोषण होगा वो केंद्र सरकार ही करेगी। लागू कब हुई थी? 2017 में। डेट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है याद करना, लेकिन 2017 हम याद रख सकते हैं। एम क्या होगा इसका? क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, यानी जो रीजनल हवाई कनेक्टिविटी होनी है ना, क्षेत्र छोटे छोटे शहरों से आपस में जोड़ना है, और जिससे आम लोग जो होते हैं उनको हवाई यात्रा करने का मौका मिल सके और सस्ता मौका मिल सके। ठीक है। तो इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय वायु संयोजकता योजना, यानी रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम, RCS इसका दूसरा नाम है, क्षेत्रीय वायु संयोजकता योजना, रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम, जो क्षेत्रीय विमानन बाजार को विकसित करने की दिशा में एक नवाचारी कदम है। नवाचारी मतलब होता है इनोवेटिव कदम है ये हमारा। क्षेत्रीय विमानन यानी इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो हमारी चलती ही हैं, लेकिन रीजनल फ्लाइट्स को बढ़ावा देने के लिए ये हमारा भारत सरकार का एक कदम है। यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की पहली योजना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है पॉइंट है इसमें, ये वैश्विक स्तर पर पहली ऐसी योजना है जो क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहार यानी अफोर्डेबल जो ट्रैवलिंग होती है एवं लाभप्रद उड़ानों को बढ़ावा देगी। यानी अफोर्डेबल होगी, सस्ती होगी, ऐसी उड़ानों को ये बढ़ावा देने वाली अपने आप में विश्व की पहली स्कीम है। इसके तहत 500 किलोमीटर की यात्रा उड़ान पर अधिकतम 2500 रुपये यानी 2500 किराया वसूला जाएगा। तो जैसे कभी कभी देखा जाता है कि हमें छोटे छोटे स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाना है और वहाँ पे अगर फ़्लाइट सुविधा है
और किराया बहुत महंगा है तब भी हम नहीं जा पाते, या किराया तो है ही है जितना भी है, लेकिन विमान मतलब जो फ़्लाइट की सुविधा ही नहीं है तो हम नहीं जा पाते। ये योजना क्या करेगी, जो क्षेत्रीय रीजनल स्टेशन होते हैं एक शहर से दूसरे शहर वाले, लगभग 500 किलोमीटर तक की यात्रा है तो उसको मात्र 2500 रुपये में, जो आम आदमी भी अफोर्ड कर सकता है इतने को। अगर एयरलाइन को इसमें नुकसान होता है तो इसकी भरपाई कौन करेगा, सरकार करेगी। ठीक है। इसमें मौजूदा हवाई पट्टियाँ एवं हवाई अड्डों के पुनरुत्थान के माध्यम से देश के उन हवाई अड्डों पर भी कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी जो कम उपयोग में आते हैं अथवा जिनका उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है इसका कि कुछ स्टेशंस, कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो प्रयोग में थे पहले अब नहीं है या बहुत कम उपयोग में हैं, तो उससे इनकी जो कनेक्टिविटी है बढ़ेगी और उनमें आवाजाही बढ़ेगी और उनसे रेवेन्यू जनरेट होगा थोड़ा बहुत। ठीक है। दूसरी यात्रा है हमारी डीजी यात्रा, यानी डीजी यात्रा मतलब डिजिटल यात्रा। स्वरूप कैसा है, वही सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2019 में लागू हुई थी, फरवरी 2019 में। ठीक है। क्या है इसका एम, क्या है, हवाई अड्डे पर कतारों को कम करना और बोर्डिंग प्रक्रिया में दक्षता लाना। कहने का मतलब ये है कि जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो बहुत लंबी लंबी कतारें लगी होती है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती है। इससे क्या होगा, डीजी यात्रा से क्या होगा, एक प्रोग्राम है एक तरह का, इससे क्या होगा कि जो भीड़ लगती है उसमें कमी आएगी थोड़ी बहुत। कैसे कमी आएगी, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, प्रत्येक यात्री को एयर सेवा ऐप एक डाउनलोड करना होगा। एयर सेवा ऐप में जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएंगी उनको फिल करने के बाद क्या होगा, ऐसे सत्यापित यात्रियों को बिना किसी लाइन के ई गेट से एंट्री मिल जाएगी। यानी जहाँ पे लाइन लगती थी, बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी, उसमें बहुत ही निजात मिलेगा। यह सुविधा टिकट बुकिंग से लेकर हवाई अड्डे में प्रवेश के दौरान जांच, सुरक्षा जांच और विमान बोर्डिंग तक हवाई यात्रियों के सभी प्रकार के अनुभव को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी। यानी इसमें डिजिटल इंजीनियरिंग का उपयोग करके हमें जांच करनी है, सुरक्षा जांच करनी है, या विमान बोर्डिंग यानी विमान में चढ़ना है, उससे लेकर सभी के लिए ये डीजी यात्रा हमें सहयोग करेगी। इसके लिए करना क्या है, हमें एयर सेवा ऐप हमारे पास होना चाहिए, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, उन्हें हम फिलअप कर देंगे तो बिना किसी लाइन के हम आराम से जा सकते हैं, बाधा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं। आखिरी, आज के लेक्चर की आखिरी योजना है कृषि उड़ान योजना। बहुत ही अच्छी है क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, किसान से जुड़ी हुई है, इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ये। वही सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, लेकिन अभी तक ये क्या हुआ था, बजट में इसकी घोषणा की गई थी, निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुई है। एम क्या होगा इसका, देश के किसानों को कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हवाई मार्गों पर सेवा का संचालन करना है। कहने का मतलब ये है, जो कृषि उत्पाद होते हैं उनको एयरलाइन से यानी एरोप्लेन से हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये काम करेगी कृषि उड़ान योजना। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कृषि उड़ान योजना किससे संबंधित है, तो एरोप्लेन से हमें किसान का जो भी प्रोडक्ट है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है क्या देश के अंदर ही ये काम करेगी, नहीं, ये देश के अंदर भी काम करेगी और देश के बाहर भी काम करेगी, यानी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स भी होंगी इसके अंतर्गत। देखिए, देश के किसानों की फसल को विशेष हवाई विमानों के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक समय पर पहुंचाया जाएगा। कोई जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उनको हमें एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है, या कहीं के मार्केट में ज़्यादा भाव मिल रहा है, हमें ज़्यादा रेट, अच्छा रेट है, और अपने लोकल मार्केट में कम रेट है, तो अगर कोई किसान चाहता है कि वहाँ जाके बेचे तो वो इसको अप्लाई करके वहाँ ले जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत दूध, मछली, मांस आदि अन्य खराब होने वाली चीज़ों को हवाई माध्यम से जल्द बाजार पहुंचाया जाएगा। वही जो मैंने अभी बताया, दूध है, मछली है, मांस है, इस तरह की चीज़ें हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है। और अगर हम बाई रोड ले जाएंगे तो वो ख़राब हो सकती है, सड़ सकती है, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा पहुंचने में, वो पहुंचती भी नहीं है। तो एरोप्लेन से हम आराम से 1 घंटे में, 2 घंटे में कहीं भी पहुँचा सकते हैं। 4 घंटे लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो इतनी देर में तो ख़राब नहीं होगा। तो कृषि उड़ान योजना 2020 नाम दिया गया है इसका। न केवल देश के किसानों की फसलों को बचाया जाएगा, बल्कि विदेशों में भी किसानों की फसलों की पैदावार पहुंचेगी। ना ही हमारे देश में जो फसलें ख़राब हो जाती हैं उसमें तो फ़ायदा होगा ही होगा, अगर हमें दूसरे देश में भी अगर अपनी फसलों को भेजना है, अपनी पैदावार को वहाँ तक पहुँचाना है, तो उसमें भी ये हेल्प करेगी। ठीक है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये स्कीम है एक, तो इसे याद रखना है हमको। पिछले लेक्चर में जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था उसके सही आंसर स्टूडेंट्स ने दिए हैं, बहुत कम लोगों के आंसर आए हैं।
इससे पहले वाले में बहुत सारे लोगों ने आंसर दिए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को आते हुए भी गलत कर दिया था। उन लोगों ने तो आंसर दिया ही नहीं है इसमें। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनमें से दिया है ये सचिन रानी है, ये पहली बार शायद आंसर दे रहे हैं। और प्रीति कुमारी रेगुलर आंसर देते हैं, राकेश रोशन है रेगुलर आंसर देते हैं, और नेहा राज हैं, शिवानी दुबे हैं, ये लोग रेगुलर आंसर कर रहे हैं और सही आंसर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही कंपटीशन में पार्ट लेते रहिए। लेकिन आज हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि आज का क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया है। पिछले क्वेश्चन पे ही हमें विचार करना है। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ के लिए इस लेक्चर की अगर पीडीएफ आपको लेनी है तो आस्क सीएसई नाम से टेलीग्राम चैनल है, सीएसई द एजुकेशन रिवॉल्यूशन यूट्यूब चैनल का। और ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिए। कई शिकायत ऐसी आती हैं कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो नोटिफिकेशन मिलेगा आपको ज़रूर। और फिर भी देखते रहिएगा। लेक्चर अगर पसंद आए तो लाइक करिए। अगर कुछ सुधार चाहते हैं तो मुझे बताइए कि क्या हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, क्या तरीका हम अपना सकते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छा समझ में आ सके। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।